आज हमारे बीच मौजूद हैं पंडित महेंद्र रावल जी। बेहद मीठे गायक हैं, गुणी संगीतकार हैं और सबसे बड़ी हम सब के लिए गर्व की बात ये है कि वेस्ट यूपी से बिलोंग करते हैं और मवाना जैसी जगह से उन्होंने अपनी संगीत यात्रा शुरू की और तमाम ऊंचाइयां छुई हैं। आरोह अवरोह स्वर लहरियों के उस्ताद हैं वो। हमने आग्रह किया था कि इस सर्दीले मौसम में एक दिन वो हमारे भी नाम कर दें तो ये हमारा सौभाग्य होगा। रावल जी आज हमारे साथ हैं। उनकी जीवन यात्रा के बारे में हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और फिर उनसे उनकी पसंदीदा कुछ गज़लें भी हम सुनना पसंद करेंगे। और उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मंच पर होते हैं, माइक संभालते हैं और फिर वो महफिल लूटने में उनका कोई सानी नहीं। मैं पंडित महेंद्र रावल, फाउंडर ऑफ संगम कला संस्थान मवाना। आप सभी को मेरा नमस्कार। कुछ गज़लें आज मैं पेश करूंगा आपके सामने और मेरे साथ जो संगत कर रहे हैं सिंथेसाइज़र पे मेरे बेटे आशुतोष रावल सिंथेसाइज़र पे प्ले करेंगे और मेरा साथ दे रहे हैं निकुंज रावल, मेरे पौत्र तबले पर संगत करेंगे। चलिए आज की ये शुरू करते हैं। सबसे पहले गज़ल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसके शायर हैं मेरे दोस्त, मेरे साथी यशपाल जी। इनकी लिखी हुई एक गज़ल पहली बार गा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। गले लग के रोया है वो, गले लग के रोया है वो, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। शायद बिछुड़ने का, शायद बिछुड़ने का लम्हा करीब आया है, लम्हा करीब आया है। गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। रसमन आया करना, रसमन आया करना, मिलने मुझसे यारा।
रसमन आया करना मिलने मुझसे यारा, रसमन आया करना मिलने मुझसे यारा। सूखे पत्तों ने, सूखे पत्तों ने शायद ये समझाया है, शायद ये समझाया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। फरिश्तों से दिल लगी कर बैठा यक बयक, फरिश्तों से दिल लगी कर बैठा यक बयक। खुदा जैसे शख्स ने, खुदा जैसे शख्स ने क्या मिजाज पाया है, क्या मिजाज पाया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। जी भर के बरसा है कल आवारा बादल, जी भर के बरसा है कल आवारा बादल। कल आवारा बादल, मैं इसको मुख्तलिफ रागों में थोड़ा पेश करूँगा। राग देश। जी भर के बरसा है कल आवारा बादल बरसा है। राग भैरव। जी भर के बरसा है कल आवारा बादल, आवारा बादल, आवारा 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 बादल। राग दरबारी कानड़ा। जी भर के बरसा है, बरसा है आवारा बादल, आवारा आवारा बादल। जी भर के बरसा है कल आवारा बादल, प्यासे सेहरा पर, प्यासे सेहरा पर शायद
तरस खाया है, शायद तरस खाया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है। इस गज़ल का आखिरी शेर। शबनम के हिस्से में सूरज सारा नहीं है, शबनम के हिस्से में सूरज सारा नहीं है, शबनम के हिस्से में सूरज सारा नहीं है, शबनम 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 के हिस्से में, शबनम के हिस्से में सूरज सारा नहीं है, अल सुबह कुदरत ने, अल सुबह कुदरत ने होले से समझाया है, होले से समझाया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, शायद बिछुड़ने का, शायद बिछुड़ने का लम्हा करीब आया है, लम्हा करीब आया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, गले लग के रोया है वो, फिर मुस्कुराया है, फिर मुस्कुराया है, फिर मुस्कुराया है। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करते हैं महेंद्र रावल जी से। रावल जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार यशपाल जी, आपका जनवाणी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। रावल जी, एक जो अपनी संगीत की यात्रा है जी, उसमें आप ये बताइए कि ये मौसीकी का रुझान कैसे पैदा हुआ? हाँ ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरे संगीत की जहाँ तक शुरुआत है, मेरे पिता पंडित हरचरण लाल जी एक अच्छे तबला वादक रहे हैं अपने ज़माने में, और उन्हीं से मुझे ये संगीत का शौक़ लगा। करीब समझिए कि 4 साल की उम्र मेरी होगी, तो तबला वो कपड़े में बांध कर रखते थे पहले और ऊपर खूंटे पे टांगते थे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ अंदर से कि मुझे तबला प्ले करना चाहिए। ये करीब है 4 या 5 साल की उम्र मेरी होगी। तो मैंने उस तबले को किसी तरह से बेंच वेंच ला के ऐसे उतारा उसको खूंटी से, और खूंटी से मैंने उतारा तो उसको मैं बजाने लगा। अब मेरे फादर जो थे
वो टीचर थे, प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर थे। तो उन्होंने देखा जब स्कूल से वो छुट्टी से आए कि भाई तबले की आवाज़ आ रही है हॉल में से, कोई बच्चा बजा रहा है। तो उन्होंने धीरे से खोल के देखा और वो मेरे पास नहीं आए, वो अंदर चले गए घर में। तो जब वो फिर मेरे पास आए तो मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा वो हमारी पिटाई करेंगे कि तबला क्यों छेड़ा भाई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बेटा बजाओ। तो जब उन्होंने कहा कि बेटा बजाओ तो मेरी हिम्मत बढ़ गई और फिर मैंने उनसे अपने पिताजी से विधिवत शिक्षा लेनी शुरू करी तबले की। और आप समझिए कि मुझे संगीत का शौक़ नहीं है, जुनून है, जिसको जुनून बोलते हैं, वो मुझे आज भी है, इस उम्र में भी है और शायद जब तक ज़िंदगी है तब तक रहेगा। मेरे फादर हारमोनियम भी बजाते थे, तो मैंने उनसे कहा जी, मैंने कहा मुझे भी हारमोनियम सिखला दो। अच्छा, तबले का मैं थोड़ा सा और बता दूं। तबला मैंने मेरठ के उस्ताद हैं, उस्ताद निसार हुसैन खान साहब, अब तो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनसे भी मैंने तबले की शिक्षा ली है। और एक टीचर थे मेरठ में ही, गोडफ्रे साहब, उनसे मैंने तबले की शिक्षा ली है। तो इस तरह से मेरा तबला चलता रहा। फिर मैंने फादर से कहा मैंने कहा जी मुझे हारमोनियम भी सिखला दो, मुझे हारमोनियम भी सिखला दो। तो कहने लगे ठीक है। उन्होंने मुझे 2-4 सॉन्ग बताए, बॉलीवुड सॉन्ग, तो मुझे आ गए। वो कुछ कुदरत की भी देन है मेरे ऊपर, मैं समझता हूँ कि गॉड गिफ्टेड भी है मुझे। तो ये चलता रहा। फिर मैंने हारमोनियम भी शुरू किया अपना, फिर मैं सॉन्ग बनाने लगा हारमोनियम में। तो इस तरह से मेरा हारमोनियम का सफ़र चलता रहा। और उसके बाद में मेरे फादर बांसुरी भी बजाते थे। तो जो एक रोज़ वो बांसुरी बजा रहे थे, मैंने कहा जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे भी सिखला दो। कहने लगे ठीक है। तो हम बांसुरी ले आए साहब, नौचंदी मेला से, नौचंदी का मेला मेरठ में पड़ता है, वहाँ से हम बांसुरी ले आए। 25 पैसे की बांसुरी आई उस वक्त। तो उन्होंने हमें थोड़ा बताया, वह हमने देखा भाई हाँ सारे गाँव पा इधर के उधर स्वर लग रहे हैं इसमें। तो हम फिर रियाज़ करते रहे, उसका काफ़ी टाइम हमने रियाज़ किया। और आपको एक नाम आपने सुना होगा तबले में, उस्ताद अकरम खान साहब, जो विश्व विख्यात तबला वादक हैं इस वक्त। वो मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, अजराड़ा घराने के हैं। हाँ, अकरम खान साहब तो मेरे दोस्तों में से हैं और वो काफ़ी इस वक्त विश्व के माने हुए तबलिस्ट हैं, मशहूर हैं। तो एक रोज़ वो टीवी पे तबला बजा रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है। जब मेरी आंखें खुली सवेरे, हम सो के उठे, तो जब टीवी पे, उस वक्त टीवी पे चैनल केवल एक ही होता था, दिल्ली दूरदर्शन। हाँ, मैं उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने जब टीवी खोला तो देखा तो अकरम भाई बजा रहे हैं और वो इतना बढ़िया तबला बजा रहे थे, तिरगड़ इतना अच्छा बजा रहे थे कि मैं दीवाना हो गया, है ना। राहुल जी, जो पहला स्टेज कार्यक्रम ऐसा कौन सा रहा जिसने आपको कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ये संगीत का सफ़र आगे रखा जा सकता है, लोगों की वाहवाही मिली, पहला फर्स्ट रेफरेंस? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक क्वेश्चन रखा है। जिस वक्त में तबले का रियाज़ मैंने शुरू किया था, तबला सीखना 5 साल की उम्र में, तो वो मैंने करीब 1.5-2 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस करी। और फिर एक म्यूज़िक कंपटीशन होना था अलीगढ़ में मुझे मेरे फादर लेके गए। तो मैं उस पर तबला मुझे प्ले करना था और 6 बच्चे और थे, वो ग्रुप सॉन्ग उनको गाना था। तो उस पर हारमोनियम मेरे फादर प्ले कर रहे थे। तो तबले का मुझे इतना अच्छा रियाज़ हो गया था उस 2 साल में कि समझिए कि एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आई। तो मैंने जो सॉन्ग पे जो तबला बजाया, तो तबला इतना अच्छा बजा। जब वो सॉन्ग ख़त्म हो गया हमारा, तो जो ऑडियंस थी, जो सुन रही थी प्रोग्राम को, उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी ऑडियंस में से कि तबले की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन तबला कौन बजा रहा है। तो मेरे फादर ने क्या किया, स्टेज पे मुझे खड़ा किया, क्योंकि तबले का जो था तो मेरा केवल सर दिखाई दे रहा था, मेरी सिर्फ इतना हाइट थी उस वक्त। तो उन्होंने मुझे स्टेज पर खड़ा किया कि ये बच्चा आपके सामने तबला बजा रहा था। आप यकीन करिए, जब मुझे उन्होंने खड़ा किया तो पब्लिक में से 1-1 रुपये का नोट इतना आने लगा, इतना इनाम आया मेरे पास। ये वो पहला मेरा था। तो उससे मेरी हिम्मत और भी बढ़ी, है ना। राहुल जी, कौन हर अपना गायक का, कलाकार का एक आदर्श होता है, वो उसे फॉलो करता है। आपका पसंदीदा कौन गायक रहा है कि जिसकी भाई टैलेंट से, जिसकी आवाज़ से, जिसकी अदायगी, उस कौन ऐसा? देखिए, स्टूडेंट लाइफ में जब मुझे शौक़ लगा था सीखने का, तो मुझे जो बॉलीवुड सिंगर हैं मुकेश जी,
मुझे मुकेश जी बेहद पसंद थे, है ना। और आप समझिए कि मैं उनके सॉन्ग बहुत गाता था, लाइव प्रोग्राम में मुकेश जी के गाता था, और ऑडियंस भी ये कहते थे कि आपकी आवाज़ बहुत मिलती है मुकेश जी से, तो मुझे वो बहुत अच्छे लगे। राहुल जी, कोई इस तरीके की सार्वजनिक स्थल पे कभी जैसा आपने अपना प्रतिभा प्रदर्शन किया, किसी बड़े कलाकार का कोई इस तरीके का कमेंट, कोई आशीर्वाद तौर पे कि भाई हाँ भाई बहुत गजब का गायन है, ऐसा कुछ वाकया है कोई? वाकया है, मुझे याद आ रहा है, नौचंदी का मेला भर रहा था मेरठ में, और वहाँ पे उस वक्त पशुओं के एक पशुओं का वहाँ पर काफ़ी कलेक्शन हुआ था, और उसको पशुपालन को देखने के लिए चौधरी चरण सिंह जी, जो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे, इंडिया के रह चुके हैं, तो वो उस वक्त मंत्री थे। तो पशुओं के ऊपर मेरे एक फादर ने सॉन्ग लिखा था, है सबकी हितकारी गौ माता प्यारी प्यारी का, एहसान अपने सर से कभी उतरेगा नहीं, ये उन्होंने लिखा था। वो पहले फिल्मी धुनों पर लिखते थे। ये था सॉन्ग, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम हुआ कि नहीं। हाँ, तो इस पे उन्होंने धुन इस पे लिखा था उन्होंने। तो चौधरी चरण सिंह जी जैसे यहाँ स्टेज पे बैठे हुए हैं, और मुझे प्ले करना था, मैं उधर बैठा हुआ था, प्ले करना था। तो जब मैंने ये सॉन्ग शुरू किया, तो आवाज़, क्योंकि बचपन की आवाज़ थी, वो मीठी आवाज़ थी, ये कहिए। तो जब मैंने एक लाइन जब शुरू करी, तो फिर चौधरी चरण सिंह जी कहने लगे, ठहरिए बेटा, इस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, यहाँ पर बैठ के गाएगा मेरे पास, है ना। तो वो फिर मैंने उनके पास बैठ के गाया, और क्योंकि मेरे फादर मुझे शुरू से गज़ल भी सिखलाते थे मुझे, फिर फरमाइश आई कि एक और सुना दिया जाए। मेरे फादर कहने लगे, एक गज़ल सुना दे भाई। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो मुझे ध्यान नहीं गज़ल कौन सी थी, बहुत पुरानी बात हो गई। तो उस गज़ल में आप यकीन करना, क्योंकि से तलफाजी का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तलफ़ुज़ का तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो वहाँ पे गाते वक्त जो है वो जय बोलना था मुझे, मैं जय बोल गया, है ना। अब वो क्या वर्ड्स था वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आवाज़ था उस पे गाने में, तो मैंने शायद आवाज़ गा दिया, है ना। तो आप समझिए कि जब मैं स्टेज से उतर के आया, तो एक महाशय हमको वहाँ पे मिले स्टेज के नीचे, कहने लगे, बेटा इधर आओ। मैंने कहा हाँ सर। कहने लगे, गाते हो तो बहुत अच्छा हो, लेकिन तलफ़ुज़ का ध्यान नहीं रखा आपने, व्याकरण गड़बड़ है। तो मेरे समझ में नहीं आया कि तलफ़ुज़। मेरे फादर कहने लगे, शब्दों का उच्चारण बोल रहे हैं ये बेटा। मैंने कहा जी, मैंने उनसे कहा जी क्या हमने गलती करी, हमको बताइए। कहने लगे, आपने वहाँ आवाज़ बोल दिया, आवाज़ बोलना था आपको। आप समझिए कि वो बात मेरे दिमाग में आज तक है। ये बेसिक है, ये बेसिक है। राहुल जी, जो आपका पौत्र है ये निकुंज, इसको आपने एक मूल मंत्र क्या दिया है? ये तबला वादक है, गायक है, या ऑलराउंडर है? क्या विधा कौन सी सबसे ज़्यादा पारंगत है इनकी? देखिए, इसको मैं करीब 4-5 साल से सिखला रहा हूँ, है ना। इसके आदि गुरु आप ही। बाकी इसके ऊपर ईश्वर की कृपा भी है, मैं आपको बताता हूँ, ये गॉड गिफ्टेड भी है, और ये म्यूज़िक में इतना फास्ट है, अगर मैं इसे कुछ बोल बता रहा हूँ या कोई इस पर तान बता रहा हूँ हारमोनियम पे, तो ये बहुत जल्दी कैच करता है, तो ये गॉड गिफ्टेड भी है। तो आप गायकी और तबला दोनों से? ये बच्चा दोनों चीज़ सीख रहा है, शास्त्रीय गायन भी सीख रहा है और तबला वादन भी सीख रहा है। और अभी ऑल इंडिया म्यूज़िक कंपटीशन हुआ था अभी 47वां वहाँ पर झांसी में, प्रभु श्री रामलाल संगीत महाविद्यालय में, तो वहाँ पे इसने इंडिया टॉप भी किया है, तो वहाँ पे इसने गज़ल गाई, मतलब परंपरा को आगे ले जाए। जी जी, ठीक है। और राहुल जी, आप जो नई पीढ़ी को अपना हुनर, अपना टैलेंट आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, इसके लिए एकेडमी? हाँ, देखिए, मैं संगम कला संस्थान
मैं उसका फाउंडर हूँ। और ये करीब मैंने शुरू करी थी 1973 में। 1973 में। तो एक ये मेरी संस्था मोहाना में है। मोहाना ये ज़िला मेरठ के पास ही है, आप जानते हैं, यहाँ पर है। और एक मेरी इसकी शाखा गाज़ियाबाद में है। तो यहाँ पर हम बराबर ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा दे रहे हैं। कोई बच्चा निर्धन है, हाँ, उसका आर्थिक स्तर इतना बेहतर नहीं, जी, लेकिन उसकी मन की चाहत है कि हाँ, वो मौसीकी अख्तियार करे, वो संगीत में अपना करियर बनाए। बिल्कुल। तो क्या इसका ये एकेडमी में प्रवेश के लिए क्या महंगा है ट्यूशन, क्या क्या कितना किस देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर बच्चे में टैलेंट है, मेरे पास फर्स्ट टाइम मान लो आया है वो, और उसने कहा जी कि हमको सीखना है, अपने पेरेंट्स के साथ आया, मैं उसका ऑडिशन लेता हूँ एक बार। अगर वो सिंगिंग सीखना है तो सिंगिंग में लेता हूँ, और तबले में है तो तबले में लेता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद में उसके पेरेंट्स कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, जिन पर नहीं है। हाँ, जिन पर नहीं है उनकी बात है, प्रतिभावान बच्चा। हाँ, और प्रतिभा मुझे उसमें लगी बच्चे में। तो मैंने इस तरह से बहुत सारे बच्चे फ्री सिखलाए हैं। बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। मतलब यदि कोई प्रतिभा हाँ, आसपास के क्षेत्र की, वेस्ट हाँ, की, बाहर की, और यदि इस स्थिति में है कि वो संगीत में रुचि रखता हाँ, है, माता पिता को लगता है कि करियर वाइज, जी, तो वो उसके लिए आप मतलब जो है एकेडमी के रास्ते खुले हैं। रास्ते, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक शिष्य है, देखिए मोहना में है, शिवम कुमार। उसने मुझसे तबला सीखा था, और हम फीस उससे ना के बराबर लेते थे, है ना। तो इस वक्त वो तबला सीखता था, और मैंने उसको प्रभाकर कराया तबले में। और वो इस वक्त आप समझिए कि बोंगो, कोंगो, ढोलक, ऑक्टोपैड सब बजाता है, और बड़ा मशहूर है इस वक्त, और मुझे खुशी होती है। अच्छा राहुल जी, जैसे एक तो ये तो साधना है, हाँ, भाई ठीक है, आपका संगीत का सफर है, जी, कि करियर वाइज भी आप जो यूथ है, युवा वर्ग है, उसको आप क्या सलाह देते हैं कि भाई वो संगीत में आए, तो इसके बाद संगीत में प्रभाकर हैं, या मतलब करियर वाइज कैसी गुंजाइश है संगीत यदि वो ऑप्शन लेते हैं संगीत? हाँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर बच्चे संगीत की तरफ जाना चाहते हैं जी, क्योंकि हमारे भारत में आप समझिए कि म्यूज़िक टीचर बहुत कम हैं, और हमारी सरकार ने जो म्यूज़िक टीचर रखते हैं उनकी सैलरी भी बड़ी अच्छी है, देते हैं, बड़ी अच्छी सैलरी दे रहे हैं। तो इसलिए कैरियर बहुत अच्छा है, वो म्यूज़िक टीचर बन सकता है बड़ी अच्छी सैलरी पे। उसके अलावा उसे करना क्या होगा, जैसे BA, MA, MSc मैथमेटिक्स, या आप डिप्लोमा डिग्री, हाँ, संगीत में क्या संगीत में प्रोफेसर ये है, मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक तो उसको प्रभाकर करना ज़रूरी है, मतलब संगीत में, मतलब सब BA इक्वलेंट टू BA, है ना। तो उसको BA तक प्रभाकर करना होता है, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उसको BA तक होना चाहिए वो। तो पहले तो ये था कि B.Ed भी करना ज़रूरी था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने B.Ed ज़रूरी नहीं रखा, तो ये फ़ायदा भी हो गया। आप प्रभाकर हो, हाँ, संगीत प्रभाकर, तो कम से कम प्रभाकर होना चाहिए। और उसके बाद यदि पोस्ट ग्रेजुएट वाली स्थिति, हाँ, उसके बाद में तो आप समझिए प्रभाकर है, विशारद है, प्रवीण है, डिलीट है, बहुत आगे तक है। हाँ, बहुत सारी है। ये समझिए कि पूरी साधना है, फिर तो आप करते रहिए, जितना करोगे उतना पाओगे। ये एक अच्छा मैसेज है। हाँ, कि संगीत में यदि बहुत अच्छा, हाँ, बनाना चाहिए। बहुत रास्ते हैं, बहुत लाइव प्रोग्राम कर लीजिए, TV पर प्रोग्राम कर लीजिए, है ना, फिल्मों में चले जाइए। राहुल जी, आप मुकेश का जिक्र किया था आपने, हाँ, मुकेश का, और हम चाहेंगे कि भाई कोई आपकी पसंदीदा मुकेश का, चलिए आप हमें 4 लाइन। जी, जी, दादरा। मुकेश जी का एक बड़ा अच्छा सॉन्ग है, जाने कहाँ गए वो दिन, मेरा नाम जोकर। वो आपको 2 लाइन गाता हूँ। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, जाने कहाँ गए वो दिल। राहुल जी, आप
जगजीत हम सबकी फेवरेट हैं ज़्यादा। जी जी। यदि आप ज्ञानवाणी के श्रोताओं के लिए आप सुना तो कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा चांद है, कुछ ने कहा तेरा। इसके अलावा यदि आपकी कोई फेवरेट तो सुनाए तो। वैसे तो जगजीत सिंह साहब की गज़लें सभी अच्छी हैं, हाँ, लेकिन एक गज़ल मुझे बहुत अच्छी लगती है, सरकती जाए है रुख से नक़ाब आहिस्ता आहिस्ता, उसकी एक लाइन गाते हैं, सरकती जाए है रुख से नक़ाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नक़ाब आहिस्ता आहिस्ता, तुम्ही ने तो उठाया है नक़ाब आहिस्ता आहिस्ता, सरकती जाए है रुख से नक़ाब आहिस्ता 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 आहिस्ता। वो थोड़ा सा याद था मुझे। अभी एक दो गज़ल में आपको, और आपने अभी बात रखी थी कि कुछ आपकी गज़लें, कुछ आपको पसंद की गज़लें हैं, तो एक दो अगर कहें तो मैं एक दो लाइन उसकी सुनाऊं, कुछ मेरी कंपोजिशंस हैं। एक है हमारे शायर महमूद अजनबी साहब, वो भी बहुत अच्छी गज़लें लिख रहे हैं, बहुत अच्छी लिख रहे हैं। उनकी एक गज़ल है जो मुझे अच्छी लगती है, और मैंने काफ़ी प्रोग्राम में उसको, लाइव प्रोग्राम भी गाई है उसको। सभी के धर्म सिखाते हैं प्यार की बातें, ये हम आपको, ये मैंने राग भोपाली पे बेस की है। सभी के धर्म सिखाते हैं प्यार की बातें, सभी के धर्म सिखाते हैं प्यार की बातें, सभी के धर्म का मैं एहतराम करता चलूं, सभी के धर्म सिखाते हैं प्यार की बातें, दुआएं लेता चलूं नेक काम करता चलूं, दुआएं लेता चलूं नेक काम करता चलूं, इधर से गुजरा तो सोचा, इधर से गुजरा तो सोचा सलाम करता चलूं, सभी के धर्म सिखाते हैं प्यार की बातें, ओ प्यार की बातें, हाँ प्यार की बातें। एक ही गज़ल है, और एक सत्यपाल सत्यम जी की गज़ल है। मैंने उनकी बहुत गज़लें गाई हैं, लेकिन उन गज़लों में उनको एक गज़ल ज़्यादा पसंद है, उसकी एक लाइन सुना दूँ आपको। उनकी नज़रों में ना उल्फत के कोई माने हुए, हम हैं पागल बेवजह जो उनके दीवाने हुए। तो ये मैंने गज़ल कंपोज करी है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। रूपक ताल, ती ती ना धी धी ना ना। उनकी नजरों में, उनकी नजरों में न उल्फत के कोई माने हुए, उनकी नजरों में न उल्फत के कोई
पागल बेवजह, हम हैं पागल बेवजह, जो उनके दीवाने हुए, उनकी नजरों में न उल्फत के कोई माने हुए, उनकी ठोकरें खाकर भी हम संभले नहीं, ठोकरें खाकर भी हम। ऐसी कुछ बहुत पहले गाई थी, ऐसे कोई ध्यान ठीक से नहीं आई। चलिए। एक उन्होंने करीब 20 साल पहले एक गज़ल लिखी थी सत्यपाल जी ने। क्या ज़रूरी है किसी से वफ़ा करे कोई, क्या ज़रूरी है किसी से वफ़ा करे कोई, सज़ा किसी को मिले और ख़ता करे कोई। इसकी 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। क्या ज़रूरी है किसी से वफ़ा करे कोई, क्या ज़रूरी है किसी से वफ़ा करे कोई, सज़ा किसी को मिले और ख़ता करे कोई, क्या ज़रूरी है किसी से वफ़ा करे कोई, क्या ज़रूरी है किसी से वफ़ा करे कोई। नहीं बारात जनाजा था वो तेरे आगे, नहीं बारात जनाजा था वो तेरे आगे, कहीं तो सोच समझ कर हंसा करे कोई, कहीं तो सोच समझ कर हंसा करे कोई। ये अच्छी है उनकी, मुझे लगती है। बहुत बढ़िया राहुल जी, और ये संगीत यात्रा को विराम देते हैं और आपका पुनः धन्यवाद, और इस उम्मीद में कि भाई आप आते रहेंगे जनवानी। सबसे पहले मैं यशपाल जी आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन मुझे आपने यहाँ बुलाया अपने स्टूडियो में और मेरा इतना सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को मेरा नमस्कार।